हेलो एवरीवन, पाठक सट्टा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आज हम कंटिन्यू करेंगे पिछले ही टेस्ट सीरीज को, जिसके पिछले दो पार्ट में हमने लगभग 71 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। और आज क्वेश्चन नंबर 72 से लेकर 150 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा। तो ये बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो 72वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि गुजरात के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन साइट मौजूद नहीं है। तो आज हमने हिंदी में इसको ट्रांसलेट नहीं किया है, बट भरवली में इसका हिंदी कह दिया करूँगा ताकि आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन है सुतका कोख, दूसरा ऑप्शन है धोलावीरा, फिर आता है सुर कोतदा, फिर लोदल। तो ये धोलावीरा, फिर ये सूरत कोतदा और लोदल, ये हड़प्पा का साइट है और वो गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। इसको छोड़ के गुजरात के अंदर और एक जगह और है रंगपुर, फिर एक आता है आपको देशलपुर, ये गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। वहीं पे सुतका कोख जो कि आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर में प्रेजेंट है, और ये एक कोस्टल हड़प्पन साइट था जो कि एक जले हुए हिल पे, बर्न्ट हिल जिसको कह सकते हैं, उसका पार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पांचवा ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है द प्रैक्टिस ऑफ एरेक्टिंग मेगालिथ्स वाज नॉट प्रिवलेंट इन। ऑप्शन है हमारे पास डेक्कन, नॉर्थ ईस्ट, फिर कश्मीर, गंगा प्लेन। पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो ये मेगालिथ से रिलेटेड जो पार्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये डेक्कन का जो एरिया है ये साउथ इंडिया का पार्ट होता है, फिर नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में भी ये प्रेजेंट है, फिर कश्मीर के अंदर वे भी ये मेगालिथ्स प्रेजेंट है। वहीं पे गैंगेटिक प्लेन में ये प्रेजेंट नहीं है। मेगालिथ्स का मतलब होता है बिग स्टोन। तो ये पहले तीन ऑप्शन में ये प्रेजेंट है, चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्ट्स इज नोन एज द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, दूसरा एक्ट आया था चार्टर एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा। 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जो कि 1857 के क्रांति के बाद लाया गया था, और उसमें क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी उससे पहले जो इंडिया के अंदर रूल कर रही थी, उसके जगह पे ब्रिटिश का क्राउन लंदन से ही टोटल एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे रेगुलेट करते। तो इसको क्या कहा जाता है? नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये किसके द्वारा वहाँ से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था? तो क्वीन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेडेड बाय। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्थापना कब हुआ था, उसके पहले इंटरिम चेयरमैन कौन बने थे, फिर से परमानेंट कौन बने, फिर प्रेम्बल कब पेश किया गया था, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये 9 दिसंबर 1946 को बना था, और उसके इंटरिम चेयरमैन बने थे डॉक्टर एस.एन. सिन्हा। ठीक है। फिर 11 दिसंबर को 1946 को उसका परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। फिर 13 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम्बल को पास कराया था। वहीं पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन हुआ करते थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 8 कमेटी बने हुए थे, जिसको हम बारी बारी से यहाँ पे देखते हैं, और उनके हेड कौन कौन थे उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले एक कमेटी थी आपको यूनियन पावर कमेटी, और ये यूनियन पावर कमेटी किसके द्वारा हेड किया गया था? तो इसके हेड थे आपको जवाहरलाल नेहरू। फिर दूसरा एक कमेटी था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर एक तीसरा कमेटी, इसको देखते हैं प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और इसको हेड किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा।
फिर चौथा कमेटी था ड्राफ्टिंग कमेटी और इसके हेड बने थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। फिर पांचवा कमेटी था एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, और उसमें माइनॉरिटी और ट्राइबल से रिलेटेड पब्लिक को भी ऐड किया गया था और उसके हेड कौन थे? सरदार पटेल। मतलब सरदार पटेल दो कमेटी के हेड थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फिर एक और कमेटी था छठवां कमेटी जिसका नाम था रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर कमेटी और इसके जो हेड थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। फिर सातवां कमेटी था स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स और इसके हेड बने थे जवाहरलाल नेहरू। मतलब टोटल 8 कमेटी में 3 कमेटी के हेड डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, सॉरी डॉक्टर नहीं जवाहरलाल नेहरू थे पंडित जी। फिर आता है 8वां कमेटी जिसका नाम था स्टीयरिंग कमेटी, उसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कमेटी क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इज मेंशन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल 24, आर्टिकल 23, आर्टिकल 22, आर्टिकल 27 और नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो देखिए अपने संविधान के अंदर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल कितने फंडामेंटल राइट है? 6। और ये फंडामेंटल राइट किस पार्ट में दे रखा है? तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पहला जो राइट है उसको क्या कहेंगे? पहला जो राइट है उसको क्या बोलेंगे? राइट टू इक्वलिटी। और ये किस आर्टिकल में दे रखा है? 14 से 18 आर्टिकल में ये दे रखा है। फिर आपको आता है राइट टू फ्रीडम और ये इसका जो आर्टिकल है 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक है। फिर वहीं पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अब ये जो क्वेश्चन में पूछा है इसका आर्टिकल नंबर क्या है? 23 और 24। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 23वां भी सही है, 24वां भी सही है, तो नन ऑफ द अबव इसका सही होगा। फिर अगले 2 फंडामेंटल राइट को हम यहाँ पे देखेंगे। अगला जो 2 फंडामेंटल राइट है, एक क्या था? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये किस आर्टिकल में था? 25 से लेकर 28 तक। फिर आपको एक आर्टिकल था, कौन सा आर्टिकल उसको हम देख लें। एक था कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट जो कि आपको 29 और 30 में दे रखा था। फिर वहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए एक आर्टिकल जिसको संविधान का आत्मा कहा गया था वो आर्टिकल 32 था। तो ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा Which among the following terms is not mentioned by the preamble of our constitution? हमारा जो प्रस्तावना है संविधान का उसमें ये कौन सा निम्नलिखित में से ऐसा वर्ड है जो नहीं शामिल है? पहला ऑप्शन है डेमोक्रेटिक, तो इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये शामिल है। फिर आता है प्लूरल नहीं शामिल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। वहीं पे ये फ्रेटरनिटी है, फ्रेटरनिटी ये शामिल है और इंटीग्रिटी भी शामिल है। तो ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं। अब देखिए क्या है अपना संविधान, इसमें जस्टिस, कितने प्रकार के जस्टिस का जिक्र किया गया है अपने प्रस्तावना के अंदर। तो ये टोटल जो जस्टिस हैं, टोटल 3 जस्टिस का जिक्र किया गया है। कौन से जस्टिस? एक आपको आता है सोशल, फिर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। वहीं पे नेक्स्ट देखते हैं लिबर्टी, कितने टाइप के लिबर्टी का जिक्र किया गया अपने प्रस्तावना के अंदर। तो ये आपको 5 प्रकार के लिबर्टी को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। कौन सा? एक तो आपको हो जाता है डाउट, फिर आता है एक्सप्रेशन, फिर बिलीफ, फिर फेथ, फिर वर्शिप। ये टोटल 5 लिबर्टी हो गए। वहीं पे इक्वलिटी कितने प्रकार का है? इक्वलिटी क्या है? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के लिए इक्वलिटी। फिर फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी भी इस प्रस्तावना के अंदर शामिल है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज बाय, भारत किसी बाहरी टेरिटरी को कैसे अधिग्रहित कर सकता है? ऑप्शन 1 है सिजेशन, फिर ऑप्शन 2 आता है ऑक्यूपेशन, फिर ऑप्शन 3 आता है कॉन्क्वेस्ट, फिर चौथा
subjugation, पांचवा none of the above और more than one। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से सारे ऑप्शंस के थ्रू इंडिया किसी भी टेरिटरी को अपने अंदर शामिल कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा इसके थ्रू किस किस स्थान को इंडिया अपने अंदर एक्वायर किया। तो एक आता है आपको यूनियन टेरिटरी है दादर और नागर हवेली, फिर आपको एक आता है गोवा, फिर दमन एंड दीव, फिर एक पुडुचेरी आता है और सिक्किम। इसी मेथड के थ्रू इंडिया इसको अपने पार्ट में शामिल किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 5 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following was termed as novel feature of the Indian Constitution by Dr. Ambedkar? तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के किस पार्ट को नोबेल फीचर का नाम दिया गया? ऑप्शन है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, फिर आता है प्रेम्बल, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज और नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका पार्ट क्या है अपने संविधान के अंदर, ये पार्ट 4 में दे रखा है और इसमें आर्टिकल नंबर कितने से कितने के बीच में है? ये 36 से 51 के बीच में इसको डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नोबेल फीचर के नाम से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नोबेल फीचर के नाम से कहा गया था। और ये क्लियर हो गया। और ये किस देश से लिया गया था? डीपीएसपी भारतीय संविधान के अंदर किस देश से लेकर इसको टैग किया गया था? तो ये आपको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। और आयरलैंड इसको कहाँ से कॉपी किया था? तो आयरलैंड इसको स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया, ऑप्शन पॉइंट 3 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ powers of parliament to amend the constitution and its procedure? ऑप्शन है पार्ट 8, पार्ट 14, पार्ट 17, पार्ट 20। देखिए अमेंडमेंट किस आर्टिकल में होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको आर्टिकल 368 में होता है और ये पार्ट 20 का भाग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पहला ऑप्शन है ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, फिर आता है फ्यूजन ऑफ पावर्स, फिर आता है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है पॉलिटिकल होमोजेनिटी, पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा मोर देन वन सही है। देखिए तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो फीचर हैं टोटल, उसको मैं यहाँ पे देखता हूँ। सबसे पहले ड्यूअल एग्जीक्यूटिव ये प्रेजेंट है, फिर फ्यूजन ऑफ पावर ये भी प्रेजेंट है, फिर आता है आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक पार्ट है। फिर आपको आता है पॉलिटिकल होमोजेनिटी, तो ये ऑप्शन भी सही है। फिर आता है आपको डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, ये भी सही है। एक आपको आता है लीडरशिप ऑफ पीएम, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फिर एक और आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, ये यहाँ पे दे रखा है। फ्यूजन भी हो गया। टोटल ये सारे के सारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं, फीचर्स हैं। तो इसका जो आंसर होगा नन ऑफ मोर देन वन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 1, यहाँ पे कैपिटल होगा, इस माइनर मिस्टेक्स को थोड़ा नेग्लेक्ट कीजिएगा। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ, ऑप्शन है हमारे पास फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, रिपब्लिक ऑफ स्टेट्स, वेलफेयर ऑफ स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है, यूएसए। ठीक है, तो इसका क्लियर हो गया। 82 नंबर प्रश्न का जो आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गवर्नर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द, ऑप्शन से हमारे पास गवर्नर जो होता है वो ऑफिस किसके प्लीजर पे धरता है? तो ऑप्शन से हमारे पास प्रेसिडेंट,
प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्राइम प्रेसिडेंट के द्वारा ही गवर्नर का अपॉइंटमेंट कराया जाता है, और गवर्नर को क्या कहा जाता है, हेड ऑफ स्टेट। फिर इसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और ये क्या एक्ट करता है, किसके तरह ये एक्ट करता है, तो एजेंट होता है ये सेंटर का, और सेंटर इससे सारे वो फंक्शंस को करवाता है जो वो चाहता है। तो इसका आंसर क्लियर हो गया, 83 का ऑप्शन 1 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न आता है 84th नंबर क्वेश्चन, व्हेन द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड इन अ स्टेट the dash become empowered to make laws with respect to any matter in the state list in relation to state। तो जब प्रेसिडेंट रूल लगता है भारत किसी भी राज्य के अंदर, तो उस राज्य के अंदर जो कोई भी लॉ का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, ये क्वेश्चंस बोला गया है। तो इसका जो ऑप्शन है प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और गवर्नर। तो ये लॉ बनाया जाता है आपको पार्लियामेंट के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन से पहले देखिए, इमरजेंसी से रिलेटेड 3 आर्टिकल होते हैं, एक 352, एक 356, एक 360। 360 वाला फाइनेंशियल इमरजेंसी है, 56 और 52 का कमेंट बॉक्स में आप जरूर से उसको टाइप करके बताइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, provisions with respect to an interstate councils are mentioned under article 97, article 149, article 263, article 327, none of the above। अब देखिए इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 263 है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ऑप्शन 3 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन है द आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली। द आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। ऑप्शन है हमारे पास मौर्यन, सातवाहन, गुप्ता, फिर वक्त का। तो इसका जो राइट आंसर होगा, गुप्त पीरियड में ही वो ये आयरन पिलर वहाँ पे लगाया गया था, जिसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर उसका हाइट है, और वो लगभग 3 टन का ये पिलर है। ठीक है, और ये लगभग 1500 साल पहले लगाया गया था। उस पर कुछ एक इंस्क्रिप्शन दे रखा है जिसमें कुमारगुप्त का नाम भी दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विच हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ऑप्शन है हमारे पास जेम्स मिल, विलियम्स जॉन्स, लॉर्ड कैनिंग, आरसी मजुमदार, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो एक आपको राइटर हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स मिल। इन्होंने ही इंडियन हिस्ट्री को, इन्होंने एक बुक लिखा था 3 वॉल्यूम का, और उस बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इस बुक के अंदर ही उन्होंने इंडियन हिस्ट्री का 3 पार्ट करा था। पहला वाला पार्ट को हिंदू नाम दिया, दूसरे वाले पार्ट को मुस्लिम पीरियड का नाम दिया, और तीसरा वाला ब्रिटिश। तो इसको डिवाइड करा था 3 पार्टों में। तो ये थे आपको जेम्स मिल। अबे सॉरी, अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई इज इट डिफिकल्ट टू कुक फूड इन माउंटेन्स, वाई नॉट इन प्लेन। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि माउंटेन वाले एरिया में खाना बनाना क्यों कठिन है एज कंपेयर टू जहाँ पे माउंटेन नहीं, प्लेन एरिया में। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन हाइट। ये गलत है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है जब हाइट बढ़ता है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइट के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सही जवाब है। इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, डिक्रीज होने के कारण वहाँ पे खाना बनाना मुश्किल है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, पोटासियम। 5वां ऑप्शन नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो देखिए 2 मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं, 2 टाइप के होते हैं,
पहला जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा माइक्रो। नाम से ही मैक्रो मीन्स बड़ा वाला हो गया, और ये प्रेजेंट होता है प्लांट टिश्यू के अंदर। इसका जो कंसंट्रेशन होता है लगभग आपको 1 से 10 mg पर ग्राम। इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल को हम यहाँ पे लिखेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल होंगे आपको कार्बन, फिर आपको आएगा नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, पोटासियम, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन। ये सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो मीन्स बड़ा हो गया, और इससे याद एक ट्रिक, इसको हम कैसे याद करेंगे तो वो हम आपको बता रहे हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसका एटॉमिक नंबर 20 से नीचे होगा वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आ जाएगा। ये ट्रिक याद कीजिए, रखिएगा। फिर अगले पॉइंट को देखेंगे। अगला आता है एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसका मतलब होता है छोटा, बट ये 20 से, जिसका एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा होगा उसके अंदर पाया जाएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल होगा, ये लगभग कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है किसी भी प्लांट के अंदर, तो ये लगभग 0.1 mg पर ग्राम के अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल होगा फेरम, जिसका नाम होता है आयरन। फिर कॉपर, देखिए इसका भी 20 से ज़्यादा है। फिर आता है मैंगनीज, जिसका सिंबल होता है Mn। फिर मॉलिब्डेनम Mb। फिर जिंक, सब 20 से ज़्यादा है। बोरोन 20 से ज़्यादा है। बस एक एक्सेप्शन याद करना है, क्लोरीन, जिसका 17 होता है। ठीक है, तो क्लोरीन छोड़ के सारे 20 से ज़्यादा वाले जो आ जाएंगे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे, 20 से कम वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्या पूछ रहा है इसमें, मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन नहीं है, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2, मैंगनीज। मैंगनीज ये क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट्स इज नोन एज द पोलर ऑर्बिट। ऑप्शन है हमारे पास मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, फिर आता है पोलर ट्रांसफर ऑर्बिट, फिर नेक्स्ट जो है नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा लो अर्थ ऑर्बिट, सेकेंड ऑप्शन सही जवाब है। ये क्या करता है, इसके अंदर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट, ये क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एल्टीट्यूड रेंज अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अब मीडियम अर्थ ऑर्बिट का जो अप्रॉक्सीमेट रेंज है वो कितना है, ऑप्शन है हमारे पास 200 to 3000 किलोमीटर, 2000 to 31,000 किलोमीटर, 1000 to 3500 किलोमीटर, नेक्स्ट आता 2000 to 3500 790 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड सरस्वती द मैसिव सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज इन 2017। इसका जो राइट आंसर होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आईसर, ये पुणे के अंदर में है इसके द्वारा। और एक आता है यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये भी पुणे के अंदर ही है, इस दोनों के द्वारा। और साथ में एक और रीजनल इंस्टीट्यूट थे, एक उसका आता आपको एनआईटी जमशेदपुर, जो कि झारखंड के अंदर में है। और एक था न्यूमैन कॉलेज, एक था आपको न्यूमैन कॉलेज, और ये कहाँ पे है, थोंडुपुजा। इन चारों के द्वारा ये सरस्वती का डिस्कवरी करा गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशंस डज द GSLV MK2 लॉन्च व्हीकल बिलोंग टू। ये GSLV MK2 जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल
एम सेकेंड। और ये लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप किया गया था इंडिया के अंदर, और ये किस जनरेशन का है, तो 4th जनरेशन का। ऑप्शन 4 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी सैटेलाइट्स हैव द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट अंडर द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNS सीरीज। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू टोटल 9 सैटेलाइट को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जिसमें टोटल 8 ऑर्बिट में प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें 8 ऑर्बिट में प्रेजेंट है, जिसमें इसके भी बाइफरकेशन है, जिसमें 3 और 5 के बाइफरकेशन है। ये जो 3 प्रेजेंट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, वहीं पे ये जो 5 प्रेजेंट है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। तो ये क्लियर हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा, टोटल 9 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड मेटल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड मेटल? कोई ऑप्शन है, आयरन, जिंक, मरकरी, सिल्वर। 5वां ऑप्शन है नन ऑफ द अबव और मोर देन 1। तो निम्नलिखित में से सॉलिड कौन सा नहीं है? ऑप्शन से हमारे पास पढ़ दिए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg, एटॉमिक नंबर होता है 80, और ये होता है आपको लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड मेटल का एक इकलौता एक्सेप्शन है जो कि लिक्विड होता है। बाकी जितने भी सॉलिड होते हैं वो कठोर होते हैं, मेटल होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसका ऑप्शन 3 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्सन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड? देखिए यहाँ पे हम देखेंगे वेपर से सॉलिड में कन्वर्सन। ऑप्शन क्या है, सब्लिमेशन, फिर आपको आता है होर फ्रोस्ट, फिर आता है डिस्टिलेशन, फिर आता है कंडेंसेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट करेगा, तो ये सब्लिमेशन होगा। होर फ्रोस्ट में क्या होता है, होर फ्रोस्ट में वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये होर फ्रोस्ट होगा। इसका राइट आंसर होगा दूसरा। फिर डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, डिस्टिलेशन में होता है कोई भी लिक्विड जब आपको वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिस्टिलेशन। वहीं पे कंडेंसेशन, लिक्विड मतलब कोई भी गैस लिक्विड में, गैस मीन्स वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल? ऑप्शन है हमारे पास 46 डिग्री सेल्सियस, फिर आपको आता है 62 डिग्री सेल्सियस, फिर 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का होता है, 78 डिग्री सेल्सियस ये इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो 4th ऑप्शन इसका सही जवाब है। फिर आता है 62 डिग्री सेल्सियस किसका होता है, तो ये क्लोरोफॉर्म को होता है, क्लोरोफॉर्म का। फिर 46 डिग्री सेल्सियस किसका होता है, ये एसीटोन का होता है। ये क्लियर हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर? ऑप्शन है हमारे पास 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31, 1.673 इंटू 10 टू द पावर 27, 1.66 इंटू 10 टू द पावर 24। तो एवोगाड्रो नंबर आपको होता है, जिसको 1 मोल भी कहते हैं, उसका होता है वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑप्शन 1 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, Which of the following is the most poisonous metal? ऑप्शन है हमारे पास प्लूटोनियम, थोरियम, रेडियम, लेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्लूटोनियम सबसे ज्यादा पॉइजनस मेटल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द मुगल एम्पायर अपॉइंट द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल? देखिए 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी मुगल एम्पायर शाह आलम सेकेंड और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें मुगल
की हार हुई थी और उसके बाद 1765 में एक ट्रीटी हुआ था जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। इस ट्रीटी में शाह आलम ने ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट दे दिए थे, जिसके बाद 1765 में ये दीवानी राइट स्टार्ट हो गया था। डायरची सिस्टम इंडिया के अंदर, बिहार बंगाल के अंदर लागू हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। The term Dikus during the Munda agitation was related to, ऑप्शन से हमारे पास आउटसाइडर्स, गॉड, ट्राइबल्स आउटसाइड द छोटा नागपुर रीजन, मुंडा रिवेल आर्मी। तो इसका जो राइट आंसर होगा डिकू, जो कि बाहरी आक्रमण करने वाले थे, जो कि मुंडा पे, जो ट्राइबल पॉपुलेशन पे शोषण करते थे, उसको डिकू नाम दिया गया था। किसके द्वारा? तो बिरसा मुंडा के द्वारा, जिसको झारखंड के अंदर भगवान भी कहा जाता है। और बिरसा मुंडा का जो जन्मभूमि है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो खुंती झारखंड, जहाँ के एमपी कौन है? अर्जुन मुंडा साहेब। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 102 नंबर प्रश्न। ऑन विच डेट मंगल पांडे वॉज हैंग्ड टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर। ऑप्शन से हमारे पास 10 मई 1857, 8 अप्रैल 1857, 1 जून 1857, 8 अप्रैल 1858। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन बहुत है इसलिए थोड़ा स्पीड भी करते हैं। 103 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है विच ऑफ दीज आर वेदांगाज। ऑप्शन से हमारे पास मनुस्मृति, फिर आता है कल्पसूत्रा, फिर आता है ज्योतिषा, फिर आता है शिल्प वेदा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 5 सही जवाब है। देखिए, मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीन स्मृति है, तो ये तो नहीं हो गया। बट कल्पसूत्र, टोटल जो वेदांगाज होते हैं, वेदांगाज टोटल कितने हैं? टोटल 6 हैं। फर्स्ट हो गया शिक्षा, दूसरा आ गया कल्पसूत्र जो कि ऑप्शन में दे रखा है, तीसरा आ गया छंद, चौथा आ गया व्याकरण, पांचवा आ गया निर्मित, फिर छठवां ज्योतिष। ये 6 हैं टोटल। तो ज्योतिष और कल्पसूत्र यहाँ पे दिया हुआ है। वहीं पे शिल्प वेद ये क्या है? इसका मतलब होता है साइंस ऑफ क्राफ्ट और वेल्थ। और ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ये आपको अथर्व वेद से रिलेटेड है। अथर्ववेद सबसे रिसेंट वाला जो वेद है उसको अथर्ववेद के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर चटवारी आर्य सत्यानी ऑफ बुद्धिज्म। देखिए, बुद्धिज्म के अंदर चटवारी आर्य सत्यानी, जिसको क्या बोलते हैं? टोटल 4 नोबेल ट्रुथ है बुद्धिज्म का। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एसेंस ऑफ बुद्धिज्म या नोबेल ट्रुथ ऑफ बुद्धिज्म। ये टोटल 4 थे। एक था आपको दुख, जो कि ऑप्शन में है, फिर आता है दुख समुदाय, फिर आता है दुख निरोध, तो ये भी ऑप्शन में है दुख निरोध। फिर चौथा जो एक था अष्टांगिक मार्ग, तो इसका ऑप्शन 1 भी सही है और 3 भी सही है, तो मोर देन 1 पांचवा ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है विच इज नॉट द टाइप ऑफ नॉलेज एज पर जैनिज्म। ऑप्शन से हमारे पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, फिर आता अवधि ज्ञान, फिर आता नन ऑफ द अबव और मोर देन 1, और तीसरा ऑप्शन सप्तवांगी न्यायवाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा सप्तवांगी न्यायवाद। इसका पार्ट नहीं है, जैनिज्म का नॉलेज वाला पार्ट नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है? 7 मोड्स ऑफ प्रेडिक्शन, ये मतलब तुक्का या भविष्यवाणी से रिलेटेड है सप्तवांगी न्यायवाद। वहीं पे जैनिज्म के अंदर टोटल 5 प्रकार के नॉलेज हैं, जिसमें आपको मति ज्ञान ये यहाँ पे दे रखा है, फिर आता है श्रुत जनन, ये भी यहाँ पे दे रखा है, फिर आता है एक अवधि जन, ये भी यहाँ पे दे रखा है, एक आता है आपको मन पराया जन,
मन पराया जन, एक आता है आपको केवल जन, केवल जन। तो ये सारे क्लियर हो गए। टोटल 5 ज्ञान जैनिज्म के थे, वो क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन इन अ बोट कैन कवर 80 किलोमीटर इन 8 hours in still water. The speed of the boat upstream is 4 times that of current. What is speed of current? तो देखिए यहाँ पे 80 किलोमीटर, सबसे पहले हम उस पर्सन का स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैथ्स स्टार्ट हो गया। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस आपको 80 है और टाइम 8 आवर लगा, तो इसका जो स्पीड होगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, उसमें हमको द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम इज 4 टाइम्स दैट ऑफ करंट। अब मुझे धारा की चाल नहीं पता है ना, तो धारा की चाल को हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। धारा की चाल को हम x मान लेंगे। तो ये रुकिए, स्पेस, इसको हम थोड़ा स्केच को छोटा कर लें। ओके सुने, तो स्पीड हम निकाल लिए। टोटल कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। वहीं पे धारा की चाल जो हो जाएगी वो x हो जाएगी। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये द स्पीड ऑफ बोट ऑफ स्ट्रीम इज 4 टाइम दैट ऑफ करंट। तो धारा की चाल 10 - x कर लेंगे और ये स्पीड करंट का 4 टाइम हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे 5x का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपको 2 किलोमीटर पर आवर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 6348। इफ HCF इज 23, फाइंड द LCM। LCM पूछ रहा है जिसका HCF आपको 23 यहाँ पे दे रखा है। इसको हम कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो जाएगा, LCM इंटू HCF। ठीक है, तो यहाँ पे हमको HCF दे रखा है 23 और यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है 6348। तो एलसीएम करने के लिए इधर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिडक्ट करेंगे, इसका राइट आंसर 276 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 1/log 120 एट द बेस 2 log 120 एट द बेस 3। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आपको बन जाएगा log 2 एट द बेस 120 प्लस log 120 बेस में रहेगा 3 प्लस log 4 120 फिर log 5 हो जाएगा, log 5 बेस में 120 होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, log 120 कॉमन लेंगे और ये सारे के सारे 2 × 3 × 4 × 5। अब इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 120 हो जाएगा। तो log 120 एट द बेस 120 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इसका राइट आंसर 1 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है P एंड Q। P एंड 30% मोर मनी देन Q। रुक जाए, क्वेश्चन थोड़ा गलत है, क्वेश्चन हम आपको देख के बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, P अर्नड मीन्स P कमाता है कितना, 30% मोर देन Q। तो 30% का वैल्यू क्या होगा, 3/10। अब यहाँ पे हम P लिख लेंगे, Q लिख लेंगे, R लिख लेंगे। ठीक है, अब P कमाता है 30% मोर देन Q, तो Q का वैल्यू 10 होगा, तो ये P 13 रुपया कमाएगा। फिर कहता Q अर्नड 20% लेस मनी देन R। 20% का वैल्यू हो जाएगा 1/5। अब क्या कह रहा, Q अर्नड 20% लेस मनी मीन्स ये 4 कमाएगा, ये 5 कमाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं। 13 चौका 52, फिर आपको आता है 10 चौका 40 और 50। ये आपको रेशियो हो गया। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है P अर्न मोर देन R बाय कितना %। तो ये आपको R था और ये P था, 2 ज़्यादा है ना, 2 ज़्यादा है, 50 पे 100 हो गया
50 दूना 100 हो गया, तो ये 4% ज़्यादा कमाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो कैन राइस एट 100 पर केजी बी मिक्स्ड विद द राइस एट 150 पर केजी टू गेट अ प्राइस होगा प्राइस एट 120। तो इसको हम मिक्सचर और एलिगेशन के थ्रू, एक राइस है जिसका दाम आपको 100 रुपया है, वहीं पे दूसरा राइस है उसका 150 है, और इसको 120 में बेचने की बात कर रहा है, तो इधर से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, और इधर ये 20। तो इसका जो रेशियो होगा 3:2। करेक्ट आंसर तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 13/16, 19/20, 11/25 एंड हाफ। तो हाफ का वैल्यू 0.5 हो जाएगा। वहीं पे 13/16 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 16 है तो 0.81 इसका वैल्यू होगा। वहीं पे 9/20 का वैल्यू 0.45 होगा, और 11/15 का वैल्यू 0.44 जो कि सबसे छोटा हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग है। इसमें कहता है सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस। क्वेश्चन है ये 7, 12, 11, 13, 14, 3 और 15, यहाँ पे इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इसको जब हम करेंगे तो 7, 12 इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 30 आ जाएगा। वहीं पे इसको भी हम ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू 30 आ जाएगा। 14, 13, 27, 3, 30 और 15, 11, 26 हो जाएगा। तो इसमें हम जब 4 ऐड करेंगे तो ये भी 30 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, इस सबको ऐसे कर देते हैं, क्वेश्चन में था। फिर इसमें हमको x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए जब इसको हम इस मिसिंग नंबर को करेंगे तो इसमें देखिए इसका जो लॉजिक है, यहाँ पे ये ऊपर वाला नीचे वाला को ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, साइड वाले को 7, 6, 13। अब इस दोनों को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। वहीं पे फिर से दूसरे को देखते हैं, 9, 7, 16 -7 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो ये फार्मूला सेट बैठ गया। वहीं पे 8, 6, 14 और 5, 2, 7 करेंगे तो इसका वैल्यू 7 होगा। ऑप्शन 3 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इस नंबर में क्या है, देखिए 17 और 12 को जब हम ऐड करेंगे, 17 और 12 को, तो ये हो जाता है 29। तो वहीं पे हमको इसका वैल्यू निकालना, तो इधर इधर कर लेते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। 18 और 23 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 41। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है in the following figure the missing number x is। अरे यार यहाँ पे फिगर ही मिसिंग है तो फिर मिसिंग नंबर कैसे निकालेंगे। रुक जाइए, फिगर हम यहाँ पे बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लिए। इसको अब देखिए एक और कलर चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले। ये है आपको 13, ये है 11, फिर आपको ये है 27, फिर ये आता है आपको 15, फिर ये 24, फिर ये 19, ये 16, ये 18, ये 13 हो गया। और इसके अंदर में 39 है, ये x है, ये 38 है और ये 31 है। अब इसका हम कलर फिर से चेंज कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो इसमें देखेंगे जब हम 18 और
13। जब हम ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे 18 और 13 को, तो ये नंबर बनेगा, ठीक है, 13। अबे यार, चलिए इस क्वेश्चन को हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट करेक्ट। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक था वो आपको 101 था 2021 के अंदर, तो पहला ऑप्शन ही गलत है। टोटल 116 कंट्री में ये 101 रैंक था इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। और इंडिया से बढ़िया पोजीशन आपको पाकिस्तान का था, जिसका रैंक लगभग 96, और लगभग शायद 62 या 72 के आसपास पे बांग्लादेश और नेपाल का स्कोर था। तो इंडिया से बेटर पोजीशन नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश का था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है, इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। एक तो आपको ये अंडर न्यूट्रिशन जो होता है वो मेज़र करता है, फिर चाइल्ड का स्टनिंग ग्रोथ होता, फिर मोर्टेलिटी हो गया, फिर उसका वेस्टिंग हो गया, ये सारे के सारे चीज़ को उसके अंदर मेज़र किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है 117 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सिक्योरिटी इंडेक्स, ये वर्ल्ड सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी इंडेक्स नहीं है, ठीक है, ये आपको क्या है, स्टेट फूड सेफ्टी डे इंडेक्स, स्टेट फूड सेफ्टी डे इंडेक्स। और ये किसके द्वारा कब रिलीज हुआ था? जून 2019 में, जून 2019 में। और इसमें टॉप कौन किया था? तो इसमें टॉप किया गया था गुजरात के द्वारा, जिसको 72 पॉइंट मिला था बिगर स्टेट में। सेकंड नंबर पे आपको केरला रहा था, ये सेकंड पोजीशन पे। और थर्ड नंबर पे आपको तमिलनाडु रहा था। वहीं पे स्मॉलर स्टेट में इस स्टेट फूड सेफ्टी डे इंडेक्स को टॉप किया गया था गोवा के द्वारा। और यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फूड सेफ्टी डे इंडेक्स में टॉप पे आया था। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। विच इंस्टीट्यूशन has been ranked second in the overall list of the higher education institution as per NIRF रैंकिंग जो हुआ था 2021 के अंदर, उसमें कौन सा इंस्टीट्यूशन का सेकेंड पोजीशन था? तो इसमें आपको टोटल जो टॉप 5 थे 2021 का जो रैंकिंग था, उसमें टॉप 5 पे 4 IIT थे। पहला जो था IIT मद्रास टॉप पे था, फिर आता है आपको IISc बेंगलोर, फिर IIT मुंबई, फिर IIT दिल्ली, फिर IIT कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। और ये NIRF रैंकिंग कब स्टार्ट किया गया था? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और ये लॉन्च किया गया था 29 सितंबर 2015 को, 29 सितंबर के रोज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच स्टेट इज इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर पार्क इज लोकेटेड? तो देखिए, ये जो लोकेटेड है आपको गुजरात के अंदर, और गुजरात के अंदर भी ये कहाँ पे है? तो ये आपको रन ऑफ कच्छ के अंदर। और इसका जो कैपेसिटी है कितना है सोलर पार्क का? तो ये 4750 मेगावाट का बिजली उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। Who among the following has been conferred with the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021? ऑप्शन से हमारे पास सुमित अंटिल, फिर कृष्ण नागर, मनीष नारवाल, बजरंग पूनिया। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो देखिए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, इससे पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। टोटल 12 लोगों को मिला है ये पुरस्कार। और इस 12 लोग में कौन से हैं, सभी लोगों के नाम मैं यहाँ पे बोल दूँ। PR श्रीजेश, जिनको हॉकी के लिए मिला था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। फिर आता है लोवलीना बोरगोहेन, इसको बॉक्सिंग के लिए मिला था इनको। फिर सुनील छेत्री फुटबॉल। फिर आता है आपको मिताली राज क्रिकेट। फिर प्रमोद भगत जो कि हाजीपुर के हैं, इनको पैरा बैडमिंटन में इनको मिला था। फिर आपको आता है एक है सुमित अंतिल,
तो ये भी हो गया। सुमित अंतिल को मिला था एथलेट्स में। फिर आपको आया अवनी लेखरा, ये शूटिंग में मिला था इनको। कृष्णा नागर, इनको भी बैडमिंटन के लिए मिला था। और फिर एक थे मनीष नरवाल, इनको शूटिंग के लिए मिला था। तो ये भी हो गया। तो इसका मोर देन वन ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन ऑनर्ड विथ द 33rd मूर्ति देवी अवार्ड 2019। 33rd मूर्ति देवी अवार्ड किसको मिला था? ऑप्शंस है मिसेस नीलू गुप्ता, मिस्टर अरविंद फुकान, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला था मूर्ति देवी अवार्ड 2019 वाला। इनका जो ऑटोबायोग्राफी था जिसका क्या नाम था? अस्थि एंड भवंती, मीन्स अस्थि और भवंती के लिए इनको ये मूर्ति देवी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व आर देयर इन इंडिया टिल अक्टूबर 2021। देखिए अक्टूबर 2021 तक इंडिया के अंदर टोटल 53 टाइगर रिजर्व थे। ये किसके द्वारा डेटा बताया गया था? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, NTCA के द्वारा। और सबसे लास्ट वाला जो टाइगर रिजर्व बना ये कौन है? गुरु घासी दास नेशनल पार्क के अंदर। फिर एक आता है आपको तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। ये लास्ट टाइगर रिजर्व हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 न्यू इंडियन रामसर साइट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन अगस्त 2021 एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। सुल्तानपुर के अंदर रामसर साइट थे। फिर आपको आता विंध्यवास, ये दोनों कहाँ पे हैं? हरियाणा के अंदर हैं। फिर थोल लेक, ये गुजरात थोल, और इसके साथ एक था वधाना जो कि गुजरात के अंदर था। ये भी रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था। और ये कोगाबिल लेक प्रेजेंट नहीं था। तो इसका आंसर होगा मोर देन 1। अभी इंडिया के अंदर जो टोटल रामसर साइट्स हैं वो कितने हैं टोटल? तो ये टोटल 46 नंबर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2021 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स। इसका जो राइट आंसर होगा 1.59%। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2000, अबे ये गलत है, यूनियन बजट 2000 ये पिछले साल का था 2021 से 22। इसमें जो प्राइमरी डेफिसिट था आपको 3.1% था। वहीं पे फिजिकल डेफिसिट 6.8% था। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये 4.1% था। और रेवेन्यू डेफिसिट आपको 5% के आसपास था। वहीं पे इस बजट में जो टोटल मनी का एलोकेशन हुआ था वो कितना था? टोटल आपको 74.83 लाख करोड़। फिजिकल ईयर 2021-22 का ये टोटल अमाउंट था बजट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। ये फरवरी के फर्स्ट डे को लॉन्च किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इंडिया के पार्लियामेंट में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द 35th एनुअल फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट 2021 हु इज द रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। ऑप्शन है हमारे पास एलाइस वाल्टन, मैकेंजी स्कॉट, फ्रैंकिस बेटनकोट एंड फैमिली। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन जो हैं वो अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस हैं, जिनके पास 177 बिलियन डॉलर मनी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट रेवीज होगा। ये रेवीज कंट्रोल, रेवीज एक डिजीज होता है जो कि कुत्तों के काटने से होता है। ये रेवीज कंट्रोल के लिए कौन सा स्टेट ये फ्री हो गया? तो इसका जो ऑप्शन होगा बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरला, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो है ये गोवा रेवीज फ्री हो गया। ऑप्शन 5 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को सब्सक्राइब करना तो बनता है, वीडियो पे कमेंट भी कीजिए और लाइक तो ज़रूर ही कीजिए।
कोई पैसा तो आपसे ले नहीं रहा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which country's military contingent participated in the Indian Republic Day parade on 26 जनवरी 2021? ऑप्शन से हमारे पास म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा बांग्लादेश पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले जो ये फॉरेन कंटिजेंट रिपब्लिक डे पैरेड पे पार्टिसिपेट करा था वो आपको फ्रांस किया था, आपको 2016 के अंदर। ये सबसे पहला कंट्री था। इस बार बांग्लादेश, जो कि टोटल इसके मेंबर थे 122, और वो इनका उनके कंट्री का 50वां एनिवर्सरी था बांग्लादेश लिबरेशन वार का, जो कि 1971 में हुआ था पाकिस्तान के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द 16th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली इन अ वर्चुअल फॉर्मेट। हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस? ऑप्शन से हमारे पास चंद्रिका प्रसाद संतोखी, प्रविंद जगन्नाथ, अरविंद सहाय, प्रवीण कुमार, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ये सूरीनाम के राष्ट्रपति थे प्रविंद जगन्नाथ। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये आपको मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है ई 2025 इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ई 2025 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या होगा? तो मलेरिया को कंट्रोल किया जाएगा कब तक? 2025 तक। और इसमें कुछ ऐसे कंट्री को सेलेक्ट किए गए हैं कि 2025 तक उस कंट्री में मलेरिया फ्री करा जाएगा, उस सभी कंट्री को। अभी रिसेंट में चाइना मलेरिया फ्री कंट्री घोषित किया है अपने आप को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है 131 क्वेश्चन नंबर। तो रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेजर डिटेक्टर वाज लॉन्च। इट इज नेम्ड एज। ऑप्शन है स्नाइफर, मिनी स्नाइफर, माइक्रो स्नाइफर, नैनो स्नाइफर। इसका ऑप्शन 4 सही जवाब है। और ये नैनो स्नाइफर जो कि वर्ल्ड का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड ये है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये आपको आईआईटी मुंबई के लड़कों के द्वारा बनाया गया था। एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर है ये, और ये क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा कोई भी एक्सप्लोसिव जो कि 10 सेकेंड के अंदर में उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नैनो स्नीफर जो कि आईआईटी मुंबई के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन इन जून 2021, विच इज द टॉप कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड स्टील ग्लोबली? ऑप्शन से हमारे पास इंडिया, चाइना, अमेरिका, जापान। तो इसका जो राइट आंसर होगा चाइना, जो कि टॉप पे है। इसके अंदर लगभग 1052 मिलियन टन का स्टील प्रोडक्शन होता है चाइना के अंदर। वहीं पे 900 समथिंग इंडिया के अंदर है, वहीं 800 समथिंग जापान के अंदर है। तो थर्ड नंबर पे जापान, सेकंड पे इंडिया, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा a total of 40 sites होगा ये sites, a total of 40 sites of India have been included in the UNESCO World Heritage List। मतलब टोटल 40 साइट हो गए वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, आउट ऑफ विच हाउ मेनी कम्स अंडर कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड कैटेगरी। ठीक है, अब देखिए 44वां जो एनुअल मीटिंग हुआ था यूनेस्को का, उसके अंदर 2 इंडिया का जो साइट था उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। एक तो आपको है रामप्पा टेम्पल और दूसरा धोला बेरा जो कि गुजरात के अंदर है। इन दोनों को ऐड किया गया था। अब टोटल कितने हो गए? 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए इंडिया के अंदर, जिसमें 32 आपको कल्चरल है, 32 कल्चरल है और 7 नेचुरल है और एक है मिक्स्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा 32 7 1, ऑप्शन 3 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है लॉन टेनिस कैपिटल होगा भाई, लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2021 होगा। ये मिसप्रिंट हो गया, उसके लिए सॉरी। वुमेन सिंगल विनर एस्ले बार्टी कहाँ से बिलोंग करती है? ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, ऑप्शन 2 सही जवाब है। और ये किनको हराया था? इन्होंने हराया था कैरोलिना
कैरोलिना प्लिस्कोवा को, जो कि सेज रिपब्लिक से बिलोंग करती थी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन held in Iran in August 2021, who was officially sworn in as the 8th president by defeating अमतुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी। ये गलत हो गया, ये प्रेसिडेंट बने हैं और हराए हैं ये किसको, हसन रोहानी को। ये क्वेश्चन उल्टा हो गया। और ये अमतुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी 8वें प्रेसिडेंट बने हैं ईरान के, और इससे पहले ये ईरान के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बिहार, फेमस बिहार्स ऑफी होगा। फेमस फ्रीडम फाइटर गणेश शंकर विद्यार्थी पास अवे रिसेंटली टू विच डिस्ट्रिक्ट डिड ही बिलोंग। ये नवादा से बिलोंग करते थे। ऑप्शन 2 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिटन। अब इस बुक का नाम ही गलत हम लिख दिए यहाँ पे। इस बुक का क्या नाम था, राइट अंडर आवर नोज, राइट अंडर आवर नोज। ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये रिजर्व बैंक के मैनेजर थे हैं आर गिरिधरन, उनके द्वारा ये बुक लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020, व्हाट इज द रैंक ऑफ भागलपुर अमंग द सिटीज विद पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख। ऑप्शन है हमारे पास 33rd, 62nd, 30, 53, नन ऑफ द अबव और मोर देन 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये एक रिपोर्ट आया था एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अंदर, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन के शहरों में पटना का रैंक आपको 33rd आया था। 10 लाख से ज़्यादा वाले पॉपुलेशन में पटना 33rd नंबर पे था। वहीं पे 62वें नंबर पे 10 लाख से लेस पॉपुलेशन में मुजफ्फरपुर था। फिर 38th नंबर पे भागलपुर था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, भागलपुर के बारे में पूछ रहा, ऑप्शन 3 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, कैपिटल होगा, विच इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल बेड्स पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सहरसा। बिहार का स्थिति इस मामले में सबसे गया गुजरा है, मतलब टोटल लगभग 6 बेड पर 1 लाख पॉपुलेशन पे अवेलेबल है बिहार के अंदर। ये मेडिकल सिस्टम का हाल है, और ये इंडिया के अंदर ये लोवेस्ट है किसी भी स्टेट का। वहीं पे नेशनल एवरेज कितना है, 22 बेड पर लाख पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब इंडिया का भी बुरा हाल है। और दिल्ली का देखते हैं, दिल्ली के अंदर आपको टोटल 59 बेड हैं, जो कि सबसे बेस्ट है। वहीं पे कर्नाटका का जो रैंक है वो 33 बेड पर लाख पॉपुलेशन है। बिहार सबसे कम, झारखंड के पास 9 बेड पर 1 लाख पॉपुलेशन पे है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 140वां प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया 2021 रिलीज्ड बाय यूनेस्को, विच स्टेट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ फीमेल टीचर। ऑप्शन है हमारे पास बिहार, राजस्थान, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा, त्रिपुरा के अंदर सबसे कम फीमेल टीचर हैं। अब ये सर्वे कब लॉन्च किया गया था, तो वर्ल्ड टीचर डे कब आता है आपको, वर्ल्ड टीचर डे आता है 5 अक्टूबर को। उसी के दिन स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च किया गया था यूनेस्को के द्वारा इंडिया के अंदर। अब इंडिया का ऐसा हाल है एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें 1.2 लाख मतलब 1,20,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे मात्र एक ही टीचर है। मतलब उसमें भी ये 89% तो रूरल एरिया का ये सर्वे रिपोर्ट कहता है। वहीं पे त्रिपुरा के पास सबसे कम फीमेल टीचर हैं। वहीं पे दिल्ली, गोवा और चंडीगढ़ का स्थिति फीमेल टीचर के मामले में, एजुकेशन के मामले में सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 व्हाट इज द स्कोर ऑफ इंडिया। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक था 101 था, टोटल 116 कंट्री में। इंडिया से बेटर पाकिस्तान का रैंक था, वो आपको 92 था। वहीं पे नेपाल और बांग्लादेश का जो रैंक था 76 था, और इंडिया का स्कोर 27.5 था। ऑप्शन 2 सही जवाब है। चाइना का पोजीशन
टॉप कंट्रीज में आता है इस रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया एज पर द रिसेंट रिलीज्ड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। देखिए ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो कि रिलीज किया गया था कोर्टिना एग्रीसिस के द्वारा, इसमें इंडिया का जो रैंक था 71। टोटल कितने कंट्री थे, 113 कंट्री में ये इंडिया का रिपोर्ट आपको रैंक था ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 71वां। तो ये क्लियर हो गया, ये था विश्व गुरु का हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 143। वेयर डिड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हु was on a 3-day visit to Bihar between 20 to 22nd October planted Mahabodhi tree? ऑप्शन से पटना हाई कोर्ट कम्प्लेक्स, विश्वविद्यालय कम्प्लेक्स, बुद्धा मेमोरियल। ये राइट आंसर होगा बिहार असेंबली कम्प्लेक्स के अंदर। उसका जो 100 वर्ष हो गया था उसके बिल्डिंग का सिनेटरी सेलिब्रेशन में रामनाथ कोविंद बिहार गए थे। तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार। तो ये आपको ऑर्गेनाइज किया गया था 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2021 के बीच में, और बिहार नोडल स्टेट था इस बार। चलिए ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ बिहार इज रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। देखिए बिहार के अंदर टोटल जो लोकसभा सीट है आपको 40 है, उसमें 6 जो कि शेड्यूल कास्ट वाला एरिया है, जिसमें समस्तीपुर आ गया, सासाराम, गोपालगंज, गया, फिर गया के बाद एक जमुई आता है जहाँ के सांसद चिराग पासवान है, फिर जमुई और एक है हाजीपुर। ये 6 जगह हैं जहाँ पे ऐसी सीट्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड केसर ए हिंद। ये एक बटरफ्लाई का नाम है, स्टेट बर्ड, ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव। ऑप्शन है मिनिस्टर ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। तो इसका जो राइट आंसर होगा एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर के द्वारा ये कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन विच हैज़ बीन इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच कंट्री। ऑप्शन है चाइना, अमेरिका, जापान, इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा चाइना। इसी रिजोल्यूशन के अंदर ये जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, Which country's army chief was recently awarded the honorary rank of General of Indian Army by the President of India? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया। इसका राइट आंसर होगा नेपाल। अब देखिए नेपाल के जो आर्मी चीफ थे उनका क्या नाम है, प्रभु राज शर्मा। प्रभु राज शर्मा। और ये एनडीए इंडिया के अंदर, ये अपना एनडीए से वो पास आउट हुए हैं, इन्हीं को यहाँ पे ऑनररी रैंक मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी प्रश्न है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुशील चंद्रा ओवरसीज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री रिसेंटली। ऑप्शन है हमारे पास नेपाल, साउथ कोरिया, उज्बेकिस्तान, मॉरिशस, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान के अंदर ही गए। शबकत मिर्ज़ायोयेव, जो कि लगभग 80% वोट उनको मिला है और वो विजयी साबित हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो गया। उज्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकेंत है और करेंसी का नाम सोम है। तो आशा करते हैं आज का क्लास आपको बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगा है और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे लिखा है। साथ में जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसको शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ। फिर लाइक करने में पैसा नहीं लगेगा, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए पाठक अड्डा यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.